बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में खुशी अपनी माँ सावित्री के साथ रहती थी। खुशी के पिता की कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, इसलिए सावित्री लोगों के कपड़े सिलती थी और अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी और उसे एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ाती थी। खुशी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी, हमेशा वह फर्स्ट आया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह सिलाई कर रही थी। खुशी स्कूल से आकर देखती है तो वह घबरा जाती है कि उसकी माँ की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और उसकी माँ फिर भी सिलाई कर रही है। तभी खुशी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आपसे सुबह मना कर गई थी कि आज आप सिलाई नहीं करेंगी। आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी आप सिलाई कर रही हैं। आपको सिलाई नहीं करनी चाहिए। चलिए आराम कीजिए। खुशी बेटा, अगर मैं सिलाई नहीं करूंगी तो तुम्हारे स्कूल की फीस कैसे जमा होगी और हम 2 समय का खाना कैसे खाएंगे? सिलाई कर कर ही तो मैं घर का खर्च चलाती हूँ और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करती हूँ। हम जैसे गरीबों की किस्मत में आराम करना कहाँ लिखा होता है। तुम मेरी चिंता मत करो, अभी तबीयत खराब है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, मैं आपको इतनी ज्यादा तबीयत खराब में सिलाई करने नहीं दूंगी। आपको इतने समय से सिलाई करते हुए देख रही हूँ, तो इतनी सिलाई करनी तो मुझे भी आ गई कि मैं कपड़े सिल सकूं। बस आप आराम कीजिए। तुम बहुत जिद्दी हो, मेरी एक नहीं सुनती। इस तरह खुशी जिद कर कर अपनी माँ को दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद सिलाई करने बैठ जाती है। खुशी पहली बार मशीन पर बैठी थी और पहली ही बार में एक बहुत ज्यादा सुंदर फ्रॉक बनाकर तैयार करती है, जिसे देखकर सावित्री भी चौंक जाती है और वह अपनी बेटी से कहती है, अरे वाह बेटी, तुमने तो कितनी ज्यादा सुंदर फ्रॉक तैयार की है। ऐसी फ्रॉक तो मैं भी तैयार नहीं कर पाती। तुम तो पढ़ाई करने के साथ साथ सिलाई करने में भी होशियार हो। अपनी माँ के मुंह से तारीफ सुनकर खुशी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब खुशी के फ्रॉक पूरे गांव में बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आने लगे थे। खुशी सुबह में स्कूल जाती, फिर स्कूल से आ जाने के बाद फ्रॉक सिला करती थी। इसी तरह दिन रात मेहनत कर कर वह अपनी माँ का इलाज भी करा रही थी और अपने स्कूल की फीस भी जमा कर रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन एक दिन सावित्री की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तभी वह खुशी से कहती है, बेटा, तुमने मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। मेरे जाने का समय आ गया, मुझे माफ करना। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। अपना ख्याल रखना और इसी तरह मेहनत करती रहना। खुशी बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। भगवान करे सबको ऐसी बेटी मिले। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने अभी सिर्फ आपको गांव के अच्छे डॉक्टर को दिखाया है। मैं आपको शहर लेकर जाऊंगी और वहाँ के डॉक्टर को दिखाऊंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी माँ। नहीं बेटा, अब शहर जाकर भी कुछ नहीं होगा। अपना अच्छे से ख्याल रखना बेटा। इतना कहते ही सावित्री अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेती है। अपनी माँ को इस तरह से दुनिया से जाता हुआ देखकर खुशी बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। नहीं माँ, आप मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? पहले पिताजी चले गए और अब आप। माँ, अपनी आंखें खोलिए। आप अपनी बेटी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं आपको शहर लेकर जाऊंगी और वहाँ एक अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। माँ, कृपया करके अपनी आंखें खोलिए। अपनी बेटी को इस तरह से अकेला छोड़कर मत जाइए माँ। माँ, अपनी आंखें खोलिए। इस तरह से खुशी बहुत ज्यादा रोती है और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती है। अपनी माँ के इस तरह से दुनिया से जाने के बाद खुशी बिल्कुल अकेली रह जाती है और बिल्कुल उदास रहने लगती है। कुछ दिन बाद खुशी के मामा आते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। खुशी की मामी कलावती खुशी को देखकर आग बबूला हो जाती है और कहती है,
आप इस गरीब मनहूस को मेरे घर में क्यों लेकर आए हैं? मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि आप अपनी गरीब बहन के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखेंगे, फिर आप अपनी भांजी को मेरे घर में क्यों लेकर आए हैं? इसे घर से बाहर निकालिए। मेरे पूरे घर को इस गरीब ने गंदा कर दिया। अरे भाग्यवान, तुम कैसी बातें कर रही हो? जब तक मेरी बहन जिंदा थी, जब तक मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, लेकिन अब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। मैं खुशी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, खुशी इसी घर में रहेगी। मैं एक काम के सिलसिले से शहर जा रहा हूँ, तुमसे आकर बात करूँगा। ऐसा कहकर मामा शहर चले जाते हैं और मामा के शहर जाते ही कलावती खुशी को जोर जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, पता नहीं मनोज, तूने मेरे पति के ऊपर क्या जादू टोना किया है जिसकी वजह से वह मेरे ऊपर चिल्ला कर गए हैं, लेकिन मेरा नाम भी कलावती है। मैं तुझे इतनी आसानी से इस घर में टिकने नहीं दूंगी। देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। बाथरूम में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, पहले उन्हें धो और उसके बाद पूरे घर की सफाई करना, और बाहर जो जमीन पड़ी है उसे भी खोदनी है। समझ आ रही है? उसके बाद तुझे खाना मिलेगा। मम्मी जी, मैंने तो मामा से मना किया था कि वह मुझे अपने साथ यहाँ लेकर ना आए, लेकिन उन्होंने माँ की कसम दे दी और मैं अपनी माँ की कसम तोड़ न सकी, इसलिए मामा के साथ यहाँ आ गई। लेकिन मामी जी, अगर मैं इतना सारा काम करूँगी तो मुझे पढ़ाई करने का तो समय मिलेगा ही नहीं, और मेरे एग्जाम आने वाले हैं। मुझे एग्जाम देने दीजिए, उसके बाद आप मुझसे जितना काम कहेंगी मैं उतना काम करने के लिए तैयार हूँ। खुशी के इतना कहते ही कलावती दोबारा से खुशी को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, अच्छा तो महारानी यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने आई है, काम नहीं करेगी, चुपचाप घर का काम कर। तेरे एग्जाम है, मुझे नहीं पता। मैंने जो तुझे काम दिया है तुझे वह काम करना ही होगा, वरना मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। समझ आ रही है? मनहूस, एग्जाम देने हैं, चलिए यहाँ से। ऐसा कहकर कलावती वहाँ से चली जाती है। बेचारी खुशी अपनी माँ की कसम भी नहीं तोड़ सकती थी और वह इतना सारा काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चुपचाप रोते हुए घर के काम में जुट जाती है। पहले बहुत सारे कपड़े धोती है, उसके बाद पूरे घर की सफाई करती है और बाद में जमीन खोदने चली जाती है। इस तरह काम करने में सुबह से शाम कब हो जाती है खुशी को पता ही नहीं चलता। तभी खुशी अपनी मामी के पास जाती है और उनसे कहती है, मामी जी, आपने मुझे जो भी काम दिया था मैंने सब काम कर दिया है। आपने कहा था ना कि आप मुझे काम करने के बाद खाना देंगी, मुझे खाना दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ मनहूस, मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। किचन में मैंने प्लेट में तेरा खाना निकाल कर रख दिया है, जा मनहूस उसे खा ले। खुशी को बहुत तेज भूख लगी थी। वह तुरंत किचन में जाकर देखती है तो प्लेट में एक सूखी रोटी चटनी के साथ रखी थी, जिसे देखकर खुशी बहुत ज्यादा रोती है। सुबह से लेकर शाम तक मैंने किस तरह से मेहनत करके काम किया और उसके बदले मुझे मामी जी ने खाने के लिए क्या दी? एक सूखी रोटी, वो भी चटनी के साथ। ये मैं कैसे खा सकती हूँ? मामा जी, आप मुझे मेरे घर से क्यों लेकर आए? आप तो शहर चले गए, लेकिन आपको क्या पता आपके जाने के बाद मामी जी मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रही है। मैं इस घर को छोड़कर भी नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह खुशी बहुत रोती है, लेकिन उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह उस रोटी को पानी के सहारे खा लेती है। अब इस तरह से रोज होने लगा था। कलावती रोज इसी तरह पूरे दिन काम करवाती और रात को सूखी रोटी चटनी के साथ खाने के लिए दे देती, ताकि खुद खुशी इस घर को छोड़कर चली जाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन खुशी जमीन की खुदाई कर रही थी, तभी वह देखती है कि जमीन के अंदर एक जख्मी चिड़िया है, जिसे देखकर खुशी घबरा जाती है। अरे ये चिड़िया तो कितनी ज्यादा जख्मी है, अगर अभी इसके जख्मों पर दवाई नहीं लगी तो यह मर जाएगी। मुझे अभी इसके जख्मों पर दवाई लगानी चाहिए। ऐसा कहकर खुशी उस जख्मी चिड़िया को अपने साथ अंदर लेकर आ जाती है और उसके जख्मों पर हल्दी का लेप लगाती है। हल्दी का लेप लगाने से वह चिड़िया कुछ ही समय में बिल्कुल ठीक हो जाती है और वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर खुशी चौंक जाती है। तभी वह परी खुशी से कहती है, खुशी, मैं एक परी हूँ। मुझे मेरी माँ पृथ्वी पर आने से मना करती थी, लेकिन मैं छुपकर पृथ्वी पर आ गई और पृथ्वी पर आते ही एक जादूगरनी ने मुझ पर हमला कर दिया।
वह मेरी सारी शक्तियाँ छीनकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना चाहती थी, लेकिन वह इस चीज में कामयाब नहीं हो पाई। तभी गुस्से में आकर उसने मुझे चिड़िया बना दिया और इस जमीन में दाब दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं अपने असली रूप में आ गई और मुझे तुम्हारे बारे में भी सब पता है कि तुम्हारी मामी तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार करती हैं। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें 2 जादुई फ्रॉक देती हूँ। जादुई सोने और चांदी के। जादुई चांदी की फ्रॉक से तुम कुछ भी काम करवा सकती हो और जादुई सोने की फ्रॉक से तुम जहाँ भी जाना चाहती हो जा सकती हो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। खुशी परी को धन्यवाद कहती है और परी खुशी को जादुई सोने और चांदी के 2 फ्रॉक देकर वहाँ से चली जाती है। तभी खुशी जादुई चांदी की फ्रॉक से घर का सारा काम करने के लिए कहती है। जादुई चांदी की फ्रॉक घर का सारा काम करती है और खुशी रात दिन पढ़ाई करती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जादुई सोने की फ्रॉक पहनकर खुशी एग्जाम देने चली जाती है। इसी तरह खुशी जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से अपने सभी एग्जाम दे देती है। तभी एक दिन कलावती सोचती है, मैं इस मनहूस को कितना ज्यादा टॉर्चर करती हूँ, लेकिन इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इनके आने में भी सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं, उसके बाद तो इस मनहूस के और भी ज्यादा पढ़ निकल आएंगे। मैंने सोचा था कि मैं इसे ज्यादा से ज्यादा काम कराऊंगी और इसे एग्जाम नहीं देने दूंगी तो उल्टे पैरों यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन ये तो यहाँ से जा ही नहीं रही। सूखी रोटी खा खाकर मोटी और हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे नजर नहीं आ रही, वरना इतना काम कर कर तो आम इंसान मर ही जाए। इस तरह से कलावती को खुशी के ऊपर शक हो जाता है और एक दिन कलावती का शक यकीन में बदल जाता है और उसे पता चल जाता है कि खुशी के पास जादुई सोने और चांदी की 2 फ्रॉक है, जिसकी मदद से वह आसानी से उसके घर में रह रही है। तभी एक दिन कलावती वह दोनों जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक स्टोर रूम में से अपने साथ लेकर आ जाती है और जैसे ही उन्हें जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह फ्रॉक तो नहीं जल पाते। कलावती के चारों तरफ आग लगनी शुरू हो जाती है। कलावती आग से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं निकल पाती। तभी वहाँ खुशी आती है और वह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कहती है, जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक, परी ने मुझसे कहा था कि आप बुरे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देते हैं, लेकिन मैं अपनी मामी को इस तरह से आग में जलते हुए नहीं देख सकती। कृपया करके इन्हें आग से बाहर निकाल दीजिए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। खुशी, तुम ऐसी दुष्ट औरत को बचाना चाहती हो जिसने तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार किया और तुम्हारे ऊपर दोबारा से अत्याचार कर सके, इसलिए हम दोनों को जलाना चाहती थी। इंसान को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि उसकी अच्छाई का लोग बहुत फायदा उठाने लगे, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि हम इस दुष्ट औरत को छोड़ दें तो हम इसे छोड़ देते हैं। जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की बातें सुनकर कलावती को अपने के पर बहुत पछतावा होता है और वह खुशी से माफी मांगती है। खुशी भी अपनी मामी को माफ कर देती है। इसी तरह खुशी जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से अपनी मामी के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।